हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। लास्ट वीडियो में जब मैंने ओवरव्यू ऑफ सेल बताया, वहां पर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स को डीपली और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको अच्छे से बताया था, किन किन टाइप्स में किस किस फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर मिलता है। राइट, आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स क्या था? दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिलते थे। पहली कैटेगरी थी दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी थी यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, किस किस फॉर्म में बैक्टीरिया अवेलेबल है, जैसे फिलामेंटेनस कोकस शेप में है, कोकाई शेप में है, राइट, फ्लैजिलेटेड शेप में है, सिलिएटेड शेप में है, फिलामेंटेनस शेप में है, राइट। इस तरह की कैटेगरी को हमने अलग अलग मैंने आपको बताया था किस शेप में किस फॉर्म में क्या अवेलेबल है। बट वहां पर एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताई थी दैट इज द ऑर्गेनेली, या फिर ऑर्गेनेलीज हम बोलते हैं। ऑर्गेनेली सिंगल है और ऑर्गेनेलीज दैट विल द प्लूरल। ऑर्गेनेली की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था एक सिंगुलर सेल के अंदर डिफर पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए जरा एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी जिसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद वॉक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। ये प्लांट्स के केस में है, बट एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है दैट विल द राइबोसोम। ये जो खाली है, अब यहां पर एक जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा इस तरह का, दैट इज द साइटोप्लाज्म, दैट इज द ईआर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब मैं एक एक को आपको डिफाइन करके बताऊंगा। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट है किस चीज का, सेल का, जो 90% एरिया कवर करता है, दैट इज द वॉक्यूल। दैट इज द वॉक्यूल है। अब यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, बट एनिमल सेल का भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, बट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है उनमें। ठीक है, और भी जो मेजर डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वॉक्यूल, वॉक्यूल क्या है? एक ऐसा होलो स्ट्रक्चर है, एक बड़ा और खुला स्ट्रक्चर है जो कि सेल का एवरेज 90% ऑफ एरिया कवर करता है। कितना कवर करता है? 90% एरिया सेल का कवर कर लेता है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर वाटर और रेस्ट ऑफ द फ्लूइड मटेरियल अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? वाटर एंड द अनदर फ्लूइड मटेरियल। अब जो काफी ऐसा मटेरियल है जो कि यूजलेस है सेल के लिए, उसका कोई यूज नहीं, बस वहां पड़ा है, सेल के अंदर है। राइट, वाटर का यूज है सिंपली न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और नेक्स्ट ऑफ द प्रोसेसेस के लिए भी। ठीक है, इसकी मेजर क्या खास बात क्या है कि ये 90% ऑफ द सेल एरिया कवर करता है। राइट,
और ये कवर अप किससे होता है? ये कवर होता है साइटोप्लाज्म से। किससे कवरिंग होती है इसकी? साइटोप्लाज्म से कवरिंग होती है, राइट? तो दैट इज अ वॉक्यूल। आपको पता होना चाहिए वॉक्यूल का क्या है यूज। अभी मैंने आपको रिवर्स से बताया है, सीधा से नहीं बताया है। जब मैं आपको सीधा से बताऊंगा तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अभी मैं रिवर्स से कर रहा हूं, रिवर्स से अब तक, उसके बाद में फिर अब से जब लास्ट तक बताऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं? जो मेजर पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज द न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस क्या है? लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर एक डेफिनेट जेनेटिक मटेरियल, एक न्यूक्लियस नहीं मिलता है। बट ऑन द अपोजिट फॉर द यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स की मेन खास बात क्या है कि उनमें एक प्रॉपर, एक डेफिनेट, एक सेंट्रिक न्यूक्लियस मिलता है। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया तो एक सर्कुलर राउंड शेप का एक उनको स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला साइंटिस्ट को, बॉटनिस्ट को? एक सर्कुलर राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर मिला और उस राउंड शेप के स्ट्रक्चर के अंदर भी फर्दर 4 टाइप से अलग अलग थे। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सिर्फ इतना समझ लीजिए उनकी 4 लेयर और भी हैं, 4 इंटरनल पार्ट्स और भी हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? जो न्यूक्लियस उसको ओवरकम करता है, अपने अंदर कवर अप करता है, ठीक है? उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिले। क्या मिले हैं? क्रोमोसोम्स मिले हैं। और उन क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल मिला है। क्या मिला है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए। क्या है वो? डीएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और फर्दर डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन पार्ट में हेल्प करता है। मींस यही फर्दर रिप्रोड्यूस होके, डिवाइड होके विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट, विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिलने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं जाइगोट फॉर्मेशन से फर्दर स्पोरोफाइट्स बनते हैं और फिर फ्लावर्स और फ्रूट्स का डेवलपमेंट होती है। आई रिपीट, मेल गैमेट सेल्स फीमेल गैमेट सेल्स से मिलने के बाद यही जो जेनेटिक मटेरियल है, गैमेट्स क्या है, राइट? यही तो जेनेटिक मटेरियल है, गैमेट्स, राइट? मेल गैमेट सेल्स फीमेल गैमेट सेल्स के साथ या फीमेल एग सेल्स के साथ मिलने के बाद, फ्यूज होने के बाद फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट की। जाइगोट से स्पोर्स की, स्पोर से यानी स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन होती है, स्पोरोफिटिक से फर्दर फ्लावर्स की और फ्लावर से फ्रूट्स की और फ्रूट्स के अंदर फिर एक ओव्यूल्स नेक्ट मिलते हैं। दैट इज कैटेगरी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। मैंने आपको लास्ट एंजियोस्पर्म्स जब मैंने पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स वाली एक अलग से वीडियो बनी हुई है, जब उसमें मैंने आपको डिटेल में एंजियोस्पर्म्स का वो डिटेल बताई हुई है। तो जो ये सेल है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है? एक ऐसा राउंड स्ट्रक्चर है जिस सेल का, जिसके अंदर स्पेशली क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल मिलता है, राइट? क्लियर है सभी को? तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इजी है, जिसने अच्छे से समझा वो सीख सकता है इसको बड़े आसानी से, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे घरों में नॉर्मली, मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूंगा या फिर कहीं पर भी, एक कुक या आमतौर पे हमारी मदर्स या स्पेशली अगर हमने कुक हायर किया हुआ है,
वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है और वो हमें सर्व करता है, चाहे हमारी मदर हो या फिर हम खुद कुकिंग करते हो, और हम उसको फूड को लेते हैं और फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, सभी को पता है, ठीक है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, जरा इसको समझिए। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई, 3 फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, किससे, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली एक सेल को भी एक एनर्जी की जरूरत है, एक सेल को भी एनर्जी की जरूरत है, और वो सेल एनर्जी कहां से लेगा, उसका जो कुक कौन है, उसका जो कुक है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड देता है, दैट इज द सेल का कौन है, कुक, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे नॉर्मली कुक खाना बनाता है, हम खुद कुकिंग करते हैं, तो हमने खुद को ही खिलाया खाना, खुद को बना के, या हमारी मदर ने बनाया, हम सर्व करके दिया और हमने खा लिया, राइट। सिमिलरली सेल को भी एक फूड की जरूरत होती है, और वो फूड किस फॉर्म में मिलता है, उसको एटीपी की फॉर्म में मिलता है, और वो फूड देने वाला कौन है, एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। होप सो आपको इससे इजी एग्जांपल शायद नहीं मिलेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम वॉक्यूल्स की बात होगी, हम बात करते हैं अब मोस्टली अब सेल वॉल्स की बात कर लेते हैं। चलो आउटर स्ट्रक्चर में आते हैं थोड़ा सा। सेल वॉल क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सेल वॉल मेनली मिलती कहां पर है, ओनली इन प्लांट्स। किस केस में मिलती है, प्लांट सेल्स में मिलती है, ठीक है, प्लांट सेल्स में मिलती है, एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होती। तो मेजर डिफरेंस आप देख लीजिए, यानी अगर मैं इसको मिटा दूं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज कर दूं, तो एनिमल सेल में हम ये देख सकते हैं हम इसको, बाकी सब कुछ पार्ट सिमिलर रहेगा। सेल वॉल क्या है, प्लांट्स में मिलती है, और प्लांट्स में इसमें क्या क्या मिलते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, फर्दर प्लास्टिड्स एक कैटेगरी आती है, एक अनदर टाइप है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट बनाने में फर्दर, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, फर्दर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे ना एक तरह के पिगमेंट है अलग अलग कलर के, राइट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो दैट इज द सेल वॉल। और सेल वॉल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करना। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर जो ये जा रही है, दिख रही होगी आपको ये वाला पार्ट, इसको भी कवर अप कौन करता है, दैट इज द सेल वॉल, राइट। आपको मैंने सेल थ्योरी में आपको एक पार्ट मैंने आपको बताया था कि 1939 में स्कैवन ने जब स्टडी किया था, ठीक है, मैल्थस और स्कैवन की हमने वो पढ़ी थी ना, तो उसमें स्कैवन जो साइंटिस्ट थे, जो जूलॉजिस्ट थे, हालांकि वो प्रोफेशनली तो जूलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए जब प्लांट सेल्स के, यानी सॉरी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स टिश्यू को लिया और कंपेयर किया सेल्स के साथ, एनिमल सेल्स के साथ, तो उन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर कोई एक लेयर है, हर एक टिश्यू, एनिमल जो सॉरी प्लांट टिश्यू है, उसके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पर्टिकुलर लेयर है, और वो लेयर क्या है, दैट इज द सेल वॉल। बट जब उन्होंने स्टडी किया था एनिमल सेल, अब मैं कंपैरिजन भी यहां पर बता रहा हूं, कोई आपसे पूछ भी लेता है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल,
एनिमल सेल में जब उन्होंने डिफरेंशिएट किया, एनिमल सेल में डिफरेंशिएट जब करते थे तो उन्होंने पाया कि एक सेल के अंदर एक ऊपर एक कवरिंग तो है, कवर है सेल, नो डाउट, बट वो कवर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक किसी प्लांट्स के केस में एक वॉल और भी है उनके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर एक वॉल और भी है, उसको किस कैटेगरी में दिया गया है? दैट इज इन द प्लांट्स की कैटेगरी में गया है, उसका नाम क्या रखा? दैट इज द सेल वॉल। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल क्या परफॉर्म करती है। ये एक बहुत हार्ड होती है, रिजिड फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोटेक्ट करती है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पूरे ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, तो सेल की प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती है, राइट। और ये परमिएबल भी होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है कई बार। ठीक है, वो फर्दर एक अलग कैटेगरी है। तो सेल वॉल समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब जरा ध्यान से देखिए कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे अटैच हैं? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले इनकी जो जर्नल जो स्टैंडर्ड है प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, और परमिएबल होती हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी और वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। और इनका जो यही एक ऐसी मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डायरेक्ट टच में होती है किसके? दैट इज द साइटोप्लाज्म। और ये डिफरेंशिएट करती हैं साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का डिफरेंशिएट करती है। जैसे अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल वॉल है, उसके मिड में एक मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स के केस में डायरेक्ट है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट। बट प्लांट्स के केस में थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वॉक्यूल्स हो गया, प्लाज्मा, गोल्गी बॉडीज की, गोल्गी अपरेटस की बात करते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज कह लो या गोल्गी अपरेटस कह लो, बात एक ही है। एक साइंटिस्ट हुए, द नेम इज कैमिटो गोल्गी। 1892 में उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया अंडर, जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट सेल्स को, प्लांट्स टिश्यू को जब वो स्टडी कर रहे थे तो कैमिटो गोल्गी ने एक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, एक राउंड सर्कुलर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये वाले। ठीक है, और कहीं एक स्पेरिकल भी हैं। ठीक है, एक फिलामेंटस टाइप के। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया और उन्होंने बताया कि ये स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल में प्रेजेंस में इनका फंक्शनिंग क्या है? ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, मेनली द लिपिड। ठीक है, तो इनको की क्या कहा गया है? गोल्गी बॉडीज। इन्हीं के नाम पर है, इनकी जो गोल्गी इनके नाम में ही आता है, कास्ट है, दैट विल बी द, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उन्हीं के नाम पर उनको क्या कहा गया? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। एक फर्दर एक स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स भी आता है, वो भी मैं आपको फर्दर जैसे जैसे मैं आपको डिटेल में और जब पढ़ाऊंगा तो लाइसोसोम्स भी उसमें मैं बता दूंगा। फिलहाल मैंने यहां पर लाइसोसोम्स इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट
कि जब वो उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि वहां पर एक स्ट्रक्चर और अवेलेबल था, दैट इज द लाइसोसोम। आप अपनी नॉलेज के लिए एक नोट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना के, दैट इज द लाइसोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं प्लांट सेल्स में भी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो हो यूकैरियोटिक, दोनों केसेस में इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। आई रिपीट, और यही एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो दोनों में, प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक्स में भी मिलते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्म में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर एक चीज सेम है। किसकी? राइबोसोम्स की, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका राइबोसोम्स वैसे 50S 70S इस फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, तो दैट विल द हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और थी कि दोनों कैटेगरी में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, XYZ कोई भी सेल हो, ठीक है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, उसमें राइबोसोम्स मिलेंगे और राइबोसोम्स परफॉर्म करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। और किसी भी सेल वॉल, कोई भी इनके ऊपर कवरिंग, किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होगी। आई रिपीट, राइबोसोम्स के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होगी। राइट? लाइसोसोम्स का एक मैं ऐसे बता देता हूं जर्नल। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स क्या है? एक तरह के ये भी राइबोसोम्स की तरह ही वर्क करते हैं, ओपनली फ्रीली मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये एक तरह का एक डेथ सेल्स भी इनको कह सकते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कह सकते हैं? डेथ सेल्स भी कह सकते हैं। मींस जितने सेल को जब डेड हो जाता है तो इनका जेनेटिक ये सारा मटेरियल को ये कवर अप करते हैं। ठीक है, जो डेड सेल्स होते हैं दैट इज द लाइसोसोम्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, राइबोसोम्स हो गया, ये कवर अप हमने कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। देखियो, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल की बात करते हैं, प्लाज्म मतलब एक लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, कि ऐसा लिक्विड फ्लूइड जो कि सेल के अंदर अवेलेबल है और ये एक इंटरमेडिएटरी ट्रांसपोर्टर का काम करता है सभी ऑर्गेनेल्स के मिड में। देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, वॉक्यूल है, न्यूक्लियस है, गोल्गी ऑपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी, राइजोसोम्स पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकोम है, लाइसोसोम्स है। ठीक है, अब ये अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, बट इनको एक साथ कौन जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जो ट्रांसपोर्टर का हेल्प कर रहा है, दैट इज द एक लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर जो अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स जो बिल्कुल टच में आता है उनकी मेम्ब्रेन के, दैट इज लिक्विड इज द साइटोप्लाज्म। राइट? ये साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, सेल के अंदर लिक्विड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं ईआर। ईआर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है, वो डायरेक्टली और सबसे नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस के। किसके नजदीक होता है? न्यूक्लियस के। और इनको दो पार्ट्स होते हैं, इनके दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मिलते हैं। पहली स्मूथ ईआर मींस
स्मूथ जो प्लेन है, परफॉर्म करती है नॉर्मल फंक्शन एंड साइटोप्लाज्म के साथ मिलके, दैट इज द स्मूथ ईआर ऐसा जो प्लेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं उन्हें। और दूसरी है रफ, रफ ईआर जिनका जो सेल ये कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा रफ हो, एक हो बिल्कुल स्मूथ प्लेन, दैट इज द कैटेगरी आ गई स्मूथ ईआर, रफ ईआर, जिसे हम बोलते हैं SER RER भी बोलते हैं कई जगह। जहां पर SER RER आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये सारा एक बार समझ में आ गया होगा, मैं एक बार ओवरव्यू कर रहा हूं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस की एनिमल्स की और प्लांट्स की, ठीक है। ये तो मैंने प्लांट सेल बताया था। सिमिलरली अगर मैं ये वॉल मिटा दूं, सेल वॉल मिटा दूं, तो और कैटेगरी किस में आ जाएगी, एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरिटी क्या थी, राइजोसोम्स की, डिसिमिलरिटी सेल वॉल की, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एक बार सारे पार्ट्स एक बार लिख रहा हूं। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पहले मैं करवा रहा था आपको रिवर्स से अबव तक। अब मैं एक बार ओवरव्यू दूंगा अबव से रिवर्स तक, डाउन तक, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला होता है, सबसे ऊपर होती है सेल वॉल, प्लाज्मा वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद होता है वॉक्यूल, ठीक है। उसके बाद फर्दर आते हैं हमारे पास न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आता है उसके बाद, ठीक है। इसमें इसका एक स्टेप और यहां पर आप नोट कर लीजिए, दैट इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है। ER हो गया, और उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स, एनिमल्स के इसमें लाइसोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। और कोई पार्ट रह नहीं गया, ठीक है। बाकी अप्रोक्सीमेटली हमने सभी कवर अप कर लिए। न्यूक्लियस भी हो गया, एक रह गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है कि यहां पर देखिए, सेल वॉल सबसे अपर बॉडी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाउनवर्ड, उसके बाद जो कवरिंग होती है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म, जिसकी साइटोप्लाज्म डायरेक्टली अटैच होता है सेल वॉल के साथ। वॉक्यूल 90% वाटर कवर अप करता है। न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल कवर करता है। अब गोल्गी अपरेटस, ठीक है। फर्दर इसका साइज जो गोल्गी या साइंटिस्ट ने सर्च किया था 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, राइट। हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में। ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये भी हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, और इनके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ और रफ ER। राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और फर्दर ये ओपन फॉर्म में होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, हमारा एक कुक है ATP की फॉर्म में, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, राइट। लाइसोसोम्स को हम डेड सेल्स भी कहते हैं, राइट, या फिर सुसाइडल सेल्स भी कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन आ जाए ना, कोई इसको कहते हैं सुसाइडल सेल्स क्या है, डेड सेल्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज द लाइसोसोम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है फिनिश होता है। एक बार मैं आपको कंप्लीट सेल का अभी तक का हमने क्या क्या स्टडी किया है, किस तरह से हमने क्या क्या पार्ट हमने स्टडी किया है, वो मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूं।
सबसे पहले हमने सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी पढ़ी है, टाइप्स पढ़े हैं सेल के, प्रोकैरियोट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, यूकैरियोट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये चीजें हमने कवर अप की हैं, ठीक है। ओवरव्यू हमने एक बार अलग से हमने स्टडी किया है, ठीक है। इनके सिग्निफिकेंसेस को हमने स्टडी किया है, कहाँ कहाँ पर किस तरह से सेल्स का इस्तेमाल होता है, उनके पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारे हमने स्टडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मैं आपसे कहूँगा हमारा जो चैनल है दैट इज़ द प्रोफेसर DR विज, प्रॉफ DR विज के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पर आपको 9th 10th 11th एंड +2 यानी 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सिलेबस आपको अवेलेबल है। आप इन वीडियोस को देख के आप अपना करियर को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।